हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतु गौरव और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतु स्टडी पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी का 2020 पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, 12th क्लास हिंदी 2020 पेपर सॉल्यूशन आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ और बा हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक गद्यांश है जिसको पढ़कर हमने उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ ये गद्यांश है। तो आप यहाँ से इस गद्यांश को इन डिटेल अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कबीर तुलसी से किस रूप में भिन्न थे। ठीक है, कबीर के बारे में पूछा गया है कि जो कबीर थे वो तुलसी से किस रूप में भिन्न थे। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं कि कबीर में जीवन की प्रधान समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो, यह प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा तुलसी में अपने आदर्श के कारण शक्ति, बल और उत्साह मिलता है। कबीर के चिंतन में जो हमें चेतना मिलती है वह सत्य की साधना से है। कबीर सत्य के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं जबकि तुलसीराम के भक्त हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कबीर की लोकप्रियता के क्या कारण थे। ठीक है, तो कबीर से प्रेरणा मिलती है कि जीवन की प्रधान समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो, इस भाव के कारण कबीर अद्वितीय हैं। और कंप्लीट आंसर आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या एज इट इज़ ऐसे ही देख लीजिए, इसको यहीं पर पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मेन चीज़ दिखाई गई है कि कबीर की मूल प्रेरणा क्या थी, जीवन की समस्याओं पर मौलिक रूप से विचार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ग, कबीर के काव्य की मूल विशेषता क्या है। हमें बताना है कबीर के काव्य की मूल विशेषता क्या है। तो कबीर के काव्य की मूल विशेषता है कि कबीर की रचनाएं सत्य प्रेरणा से ओतप्रोत हैं, न कि काव्य सौंदर्य से। और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी कबीर के बारे में जो उनकी मूल विशेषताएं हैं वो सब दी गई हैं। और आप यहाँ एक चीज़ देखिए, कबीर की मूल काव्य विशेषता क्या है, सत्य की साधना। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, सत्य की साधना। आगे बढ़ते हैं। घा में पूछा गया है, कबीर अपने गुरु रामानुज से किस रूप में भिन्न थे। तो कबीर अपने गुरु रामानुज भक्ति के क्षेत्र में तो समानता के समर्थक थे, परंतु भक्ति के क्षेत्र से बाहर रामानुज सामाजिक भेद को मानते थे, परंतु कबीर इसके ठीक विपरीत थे। तो इस तरीके से ये अलग थे अपने गुरु रामानुज से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट। आगे है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है हमने। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, शीर्षक होगा हिंदी साहित्य और हमारा समाज। चूँकि इस गद्यांश में हिंदी साहित्य एवं समाज की कुछ रीतियों का वर्णन किया गया है, इसलिए मेन शीर्षक क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य और हमारा समाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, तो निबंध यहाँ पर पहला टॉपिक है राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व। किसी एक विषय पर लिखना है तो इसी पर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, तो सबसे पहले निबंध लिखकर हेडिंग डालेंगे राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व। उसके बाद में प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप इस तरीके से सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, कि वर्तमान में विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अर्थात देश अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण में भी सारी चीज़ें लिखेंगे, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, आगे देखते रहिए। ये सारी चीज़ें आप इसमें राष्ट्र निर्माण में लिखेंगे। उसके बाद में अगला हेडिंग डालेंगे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। और इस तरीके से मोटे मोटे हेडिंग बनाकर आप लिखेंगे कि आज का युवा कल का नागरिक होगा। मेन पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। और आगे बढ़िए, ये चीज़ें आप देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए हाथों हाथ। फिर कुछ मेन पॉइंट और लिखेंगे कि साधक हो तुम देश की उड़ान हो, आशा हो तुम भारत माँ की, तुम ही हिंदुस्तान हो। ठीक है,
तो यहाँ से ये चीज़ लिखेंगे। आगे अगला हेडिंग आ जाएगा राष्ट्र निर्माण में नागरिकों का दायित्व। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण में नागरिकों का दायित्व यहाँ देखेंगे आप ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि निबंध हमको काफ़ी लंबा, कितने वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में लिखना है। उठो जागो तुम अब मत रुको, जब तक लक्ष्य तक ना पहुँच जाओ। और लास्ट में लिखते हैं हम उपसंहार आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। जनसंचार का सबसे नया माध्यम है, तो जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम क्या होगा? इंटरनेट। क्या होगा? इंटरनेट। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है? संपादकीय। ठीक है, निम्नलिखित में एक पत्रिका है, तो इनमें एक पत्रिका कौन सी है? इंडिया टुडे, क्योंकि अमर उजाला एक न्यूज़पेपर है और दैनिक जागरण भी एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो पत्रिका कौन सी हो जाएगी? इंडिया टुडे। ठीक, फिर आगे है, यहाँ पर बोला गया है, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा समाचार पत्र लेखन से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ बोला गया है कि समाचार एवं फीचर में क्या अंतर है। तो समाचार और फीचर में अंतर हमने यहाँ पर क्लियर करने हैं। तो ये देखिएगा, समाचार और फीचर में निम्नलिखित अंतर होंगे। समाचार का उद्देश्य होता है लोगों तक तथ्यात्मक जानकारी एवं सूचनाएं पहुँचाना, और इसका फीचर का उद्देश्य होता है लोगों तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन करना। ठीक है, और यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और यह उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखा जाता। और तीसरा अंतर आप देख सकते हैं, यह निश्चित शब्द सीमा होती है, यहाँ निश्चित शब्द सीमा 250 से 2000 शब्द तक हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन अगला देखिए, समाचार लेखन के कोई दो ककार बताइए। तो समाचार लेखन के कोई दो ककार कौन कौन से होंगे? तो एक हो जाएगा क्या और दूसरा हो जाएगा क्यों। समाचार लेखन के दो ककार कौन कौन से हो जाएंगे? क्या और क्यों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका अथवा युवा भारत विषय पर लगभग 250 शब्दों का आलेख लिखिए। ठीक है, तो युवा भारत पर लिखते हैं। युवा भारत के बारे में आप यहाँ से कंप्लीट देखिए और यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे युवा भारत, इसके बारे में लिखेंगे। कुछ इस तरीके से मोटी मोटी लाइनें हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझ आएगा और अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा डिटेल है युवा भारत की, यहाँ से आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैं यहाँ पर ये काव्यांश दिया हुआ है। काव्यांश में पहला क्वेश्चन है कि स्नेह सुरा के पान से कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, तो स्नेह सुरा का पान करने से कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं कि उन्हें प्रेम की मादकता का उपभोग करना अच्छा लगता है। यह उन्होंने सुर को प्रेम रूपी मंदिर के लिए प्रयोग किया है, स्वयं को प्रेम रूपी मदिरा के लिए प्रयोग किया है। अगला है, जग का ध्यान न करने का क्या आशय है। जग का ध्यान न करने का आशय क्या है? तो ये देख सकते हैं, जग का ध्यान न करने से कवि का आशय यह है कि वे तो संसार का अच्छा चाहते हैं, संसार का कल्याण करना चाहते हैं, अतः उनसे कोई लोग भी कहे, हंसे या ताना मारें, उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वे तो बस संसार का भला ही चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गा, तो गा का आंसर आप देख सकते हैं, जन साधारण एवं कवि की मूल भावना में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तो ये इसका अंतर है, यहाँ से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश आप यहाँ से पढ़ लीजिए। का क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो भाव सौंदर्य इस काव्यांश का आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है भाव सौंदर्य। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी कविता बादल रोग में कह रहे हैं कि जब समुद्र के ऊपर वायु आती है तो मानो अस्थिर सुख पर दुख की छाया आ गई हो। तो ये इसका भाव है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पर कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला है का में बोला गया है कि कविता के बहाने कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये इसका भावार्थ है कविता के बहाने का पूरा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा इसका भावार्थ है, अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़िएगा। कंप्लीट आंसर है। खा है, खा में हमें 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं, हम गा का आंसर देंगे। गा में है छोटे चकोने खेत को कागज़ का पन्ना कहने का आशय पठित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, उमा शंकर जोशी जी ने अपनी कविता मेरा छोटा खेत इसके बारे में ये सब सारी चीज़ें कही हैं। आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से काव्यांश आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो यहाँ पर 8 का में हमसे बोला गया है भक्तिन को सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली कहने में लेखिका का निहितार्थ क्या है। तो क्या है इसमें, यहाँ से आप इसका देख सकते हैं आंसर, भक्तिन को सेवक धर्म के हनुमान जी की, ये सारी यहाँ से आप कंप्लीट देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं खा में पूछा है भक्तिन नए नामकरण से गदगद क्यों हो उठी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात था, लेकिन यह नाम उनके लिए विरोधाभासक की तरह था, क्योंकि लक्ष्मी जी। यहाँ से आप पूरा आंसर पढ़िए और अपना आंसर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का गा, लेखिका के कथानुसार नामों के विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। तो गा हमारा यहाँ पर हो चुका है। ये देखिए, ये है भक्तिन का नाम, वास्तव में ये आपने यहाँ से पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले हम का आंसर देंगे। इसमें पूछा गया है पठित पाठ के आधार पर बाजारोपण का तात्पर्य समझाइए, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बोला है जितेंद्र कुमार जी ने अपने निबंध बाजार दर्शन में विज्ञापन एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में बताया है, और पूरी डिटेल में इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको लिखना होगा। खा में पूछा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गा, जाति प्रथा के दोषों के संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को स्पष्ट। ठीक है, तो बहुत इसको तो आप आसानी से लिख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने पाठ जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन में जाति प्रथा के दोषों का वर्णन किया है। किस प्रकार से, इस प्रकार से उन्होंने पूरा वर्णन यहाँ पर किया है। इसको आप डिटेल में अच्छे से देखिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे खा से। जूझ कहानी के आधार पर कथनायक के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ठीक है, वर्णन कर देते हैं। आनंद यादव द्वारा लिखी गई कहानी जूझ के कथनायक की निम्न विशेषताएं थी। वो परिश्रमी थे, डिटेल देख लीजिए यहाँ से। दूसरा लगनशील थे। तीसरा जिज्ञासु थे। ठीक है, तो ये डिटेल है यहाँ पर, आप यहाँ से देख सकते हैं। गा की बात करते हैं। गा में पूछा गया सिंधु सभ्यता ताकत के शासित होने की अपेक्षा समझ में अनुशासित सभ्यता थी। पठित रचना के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से, सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा अनुशासित सभ्यता थी। इसके बारे में सारी डिटेल आप यहाँ से देखिए। ये यहाँ से सारी चीज़ें पता लगी हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें बोली गई थी सिंधु सभ्यता के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी से लौटेंगे 11 क्वेश्चन से आगे की सीरीज़ लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल में, सारे कॉलेज में आपको हेल्प मिले। क्योंकि परसों आपका एग्ज़ाम है, उससे पहले आपको ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखेंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको कितनी तरीके से कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।